नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में चौथे चरण से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। देश आम चुनाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन 7 चरण के होने वाले मतदान में चौथे चरण से झारखंड से मतदान की शुरुआत हो रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, जहां झारखंड के पहले और देश के चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। खूंटी लोकसभा क्षेत्र, मैं भगत सिंह चौराहे पर खड़ा हूं। यहाँ खूंटी शहर के भीतर 2 प्रमुख चौराहे हैं, एक भगत सिंह चौराहा और एक सुभाष चंद्र बोस चौराहा, जहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। खास बात यह है कि ये उलगुलान की धरती है और इसलिए ऐसे शख्सियतों की, आज़ादी के ऐसे मतवालों की मूर्तियां ही आपको खूंटी के चौराहे पर दिखेंगे, जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी आंदोलन की याद दिलाती है। चूंकि यह बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, और यहाँ उलगुलान की यह धरती है, जहाँ इस लोकसभा चुनाव की एक बार फिर से सरगर्मी चढ़ गई है। झारखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा और वर्तमान केंद्रीय मंत्री यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कालीचरण मुंडा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच सीधी फाइट है। अर्जुन मुंडा 2019 में यहाँ से चुनकर सांसद गए थे और दूसरी पारी के लिए वो फिर से तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद या केंद्रीय मंत्री के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, और दूसरी तरफ जनता उनसे क्या आशाएं रखती है। इन सब की पड़ताल करेंगे इस कार्यक्रम में, और चलते हैं खूंटी लोकसभा के उन दूरस्थ इलाकों में, उन दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में, जहां बिरसा मुंडा ने उलगुलान की शुरुआत की थी, आंदोलन की शुरुआत की थी। आज उन आंदोलन में कितनी गर्मी बची है, उन आदिवासियों में कितनी जद्दोजहद भरी जिंदगी बची है। चलिए समझते हैं और देखते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र के इस विशेष कार्यक्रम के जरिए वहां समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम खूंटी लोकसभा के अंतर्गत तोरपा विधानसभा के एक गांव पहुंचे हैं। गांव का नाम कुछ कड़ेरा कित्ता टोला बता रहे हैं लोग, करोड़ा कित्ता टोला। इस गांव पहुंचे हैं। अगर खूंटी लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे जहन में है, वो ये है कि यहाँ के आदिवासी इस बात से बेहद खफा हैं, क्योंकि भारत में पहला ऐसा पायलट प्रोजेक्ट खूंटी जिले में शुरू किया गया, जिसमें जमीनों को यूनिक आईडी, आधार नंबर की तरह जमीन के लिए भी यूनिक आईडी के प्रावधान शुरू किए जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और उसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत खूंटी से हुई थी। उसको लेकर के जबरदस्त आंदोलन चला था, और उस आंदोलन ने यहाँ के आदिवासियों को बड़े अंदर तक छुआ है। बहरहाल यह एक मुद्दा है, लेकिन मतदाताओं के, वोटरों के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। तो उन मुद्दों को समझने के लिए और साथ ही सांसद के रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हम पहुंच गए करोड़ा कित्ता टोला, जो तोरपा विधानसभा का एक गांव है, मरचा पंचायत का। हमारे साथ हैं गांव के कुछ प्रबुद्ध जन लोग यहाँ हैं मौजूद। हमने इन्हें आमंत्रित किया है अपनी राय रखने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपके पास चलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रजन तोपनो। रजन जी, वैसे तो 5 साल लोग मतदाता इंतजार करते हैं इस घड़ी की, इस वक्त की, यानी कि चुनाव की घड़ी की, जब वो जनप्रतिनिधियों को मापते हैं, तौलते हैं कि उन्होंने जिन्हें चुनकर भेजा दिल्ली, वो उन्होंने कैसा काम किया। लेकिन खास बात यह है इस लोकसभा क्षेत्र की कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री आपके लोकसभा क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, तो उनका रिपोर्ट कार्ड आप कैसा मानते हैं? उसका रिपोर्ट शब्द आज तक मैंने पब्लिक के हित में नहीं, परंतु इतने ही समझ लीजिए कि गरीबों का सौदा करने लगा विशेष करके, और उसी के चलते जितने भी आदिवासियों का यहाँ पर भू संपत्ति है, भू जमीन है,
उसको भूमि लैंड बैंक में रख दिया। और उसके बाद में जितने भी वर्तमान स्थिति में जो कुछ भी यहाँ का किराया से लेकर के मन हर चीज़ का दाम पर भग गया। और वो गरीबों का मंत्री नहीं बना, परंतु पूंजीपतियों का मंत्री बन गया। बस मैं इतने कहूँगा, ज़्यादा नहीं, सबसे पूछ लीजिएगा। चलिए बाकी लोगों से ही पूछते हैं। आप लोग जब चुनाव आता है तो आपस में चर्चा करते हैं, तो इस बार किन किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने उम्मीदवार में देखना चाहते हैं और उनसे अपने आशाओं को पूरा होते हुए पाना चाहते हैं? उम्मीद तो यही रखते हैं कि यहाँ का कुछ विकास हो। जैसे आज तक तो जितना भी देखने में आया है मोदी जी के शासनकाल में, मैंने बीजेपी में, कि यहाँ पर कोई स्थायी रोजगार नहीं है, जिसके चलते भावी आने वाली पीढ़ियों के का तो सब रास्ता ही बंद हो गया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा कोई सरकार आए जो रोजगार का सृजन करे और देश में खुशहाली आए। आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो यहाँ का विकास है। जमीन बचाओ का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि यहाँ मैंने कई ऐसे आंदोलन देखे, कई ऐसी सभाएं देखी जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे कि जो सर्वे हो रहा था, ड्रोन सर्वे हो रहा था, उन सब से लोग काफ़ी खफा थे। क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? हाँ, वर्तमान में देखिए ये मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और जब ये स्वामित्व योजना आया उसमें हमारा यहाँ का ज़मीन का जो कट बन रहा था उसका लोग विरोध किया, और हम ही लोग विरोध किए हैं, पूरा यहाँ के आदिवासी। तो ये हो सकता है ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़े हैं, और जो ज़मीन से संबंधित मुद्दे पर जो चुनाव लड़ेंगे यहाँ के आदिवासियों का समर्थन रहेगा। बस जनजातीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातियों के लिए कितना काम किया आपके नज़र में? आप उनको कितना मार्क्स देते हैं? हम नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए। जी नहीं समझे, क्या बोले थे? कह रहे कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातियों के लिए उन्होंने कितना काम किया, उसमें आप जब उनको नंबर देंगे, मार्क्स देंगे, तो कितना पास और फेल्स का मार्क्स देंगे? अभी तक तो हम लोग नज़र उतना नहीं दिख रहा है, कहाँ तक किस आधार से काम किए हैं, कितनों तक के लिए काम किए हैं, हम लोग को तो मालूम नहीं है। और मतलब आपको उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा तो बिचौलियों के बीच में ही दिखाई दे रहा है। हम लोग के जनजातीय विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र में तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या देखना चाह रहे थे जो नहीं दिखा? यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी गरीब तबके हैं उन सब के लिए विकास नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ मतलब क्या बोलेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ हो रही है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में नहीं हो रही। क्या आप लोग को कभी ऐसा इस पिछले 5 साल में क्या ऐसा कोई डर सता रहा था कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी? ऐसा लग रहा था क्या? लग रहा था सर, लग रहा था, क्योंकि यहाँ का ज़मीन जो है वो मतलब भूमि बैंक में जमा हो गया। भूमि बैंक में जमा होने के बाद जितना भी जंगल झाड़ जो हम लोग का जो गरमजरा खास आम जो था सब बैंक में जमा कर दिया, जमा ले लिया रघुवर दास के सरकार ने। उस समय से ही हम लोग तड़प रहे हैं कि हमारा ज़मीन गया, हम लोग को अब निकालना, कैसे निकालें। अभी तक कोई रसीद नहीं कटा जा रहा है, कोई भी रसीद, किसी का रसीद, ऑनलाइन रसीद नहीं कटा जा रहा। किसी का क्या कहेंगे प्लॉट नंबर गड़बड़,
किसी का क्या गड़बड़ है, तो उसमें हम लोग को खामोशी आ रहा है कि हम लोग का ज़मीन चला गया। मतलब आपको लग रहा है कि जमीन पर भले आप खड़े हैं, बैठे हैं, आपकी घर है, लेकिन पता नहीं वो जमीन आपकी है भी या नहीं। कागजों में पता नहीं क्या हेरफेर हो गया होगा। क्या ऐसा ऐसा क्या हो गया कि ये डर आप लोगों को सताने लगा? ये डर सता रहा है कि हम लोग का जितना घर मजरूह ज़मीन है, पड़ती है, सब भूमि बैंक में जाने से हम लोग को बहुत अपना घर से किसी मवेशी चाहे किसी को भी वहाँ पर रखने उखने के लिए हम लोग का चराने उराने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग को यही डर है कि लेकिन अभी तक तो आपको बेदखल नहीं किया गया। नहीं किया गया है। यही है। लेकिन आपको ये अंदाजा है या ऐसा डर है? ऐसा ऐसा डर है कि कभी हम लोग को वो अपना सब जमीन को कब्जा ले करके हम लोग को ये कर देगा। यही कहना है। बतौर जनजातीय मंत्री क्या अर्जुन मुंडा से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जो डर के साए में खूंटी के लोग जी रहे हैं, मतलब आपको अगर उनसे कहा जाए कि आप उनसे एक डिमांड करें अपने या शर्त रखें, तो क्या शर्त रखें? देखिए, एक तो जनजाति मंत्री है, उसके बावजूद 5 साल अभी गुजर चुका है। यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है जल, जंगल, ज़मीन। और इसमें यहाँ का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ ग्राम माने यहाँ पर जो व्यवस्था है मुंडा पान मातो, और इस तरह से मुंडा का मुंडा खेत होता है, पान का पान होता है, और जितने भी पट्टादारी जो ये है ज़मीन है, उसको अभी तक जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है उसमें कोई रखा ही नहीं है। जैसे सर बोलते पूरी तरह से भूमि बैंक में रखा है, जिसके लिए हम लोग को डर सता रहा है कि एक जनजाति मंत्री होने के नाते इस चीज़ को थोड़ा सा बात करना चाहिए, कहीं स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ की ग्राम सभाओं से या यहाँ के आदिवासी संगठन के जो लीडर्स हैं उन लोगों से पहले परामर्श करना चाहिए था। सीधा उन्होंने या केंद्र सरकार ने यहाँ पर थोप दिया। नहीं, सीधा उसे हम लोग नहीं जानते थे कि मैंने ऐसा होगा, बोल के ऑनलाइन होगा। तो बाद में ऑनलाइन होने के बाद हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर पूरी तरह से मतलब ज़मीन खाता खतियान सही नहीं है। और इससे हम लोग का अभी ऑफलाइन में 2016 से कटा है। उसके बाद अभी जब जाते हैं तो ये पैसा लाओ, ये लाओ, माने कोई ऐसा नहीं होता है। मैंने पूरी तरह से मैंने नहीं कर रहा है अभी भी। और क्यों नहीं कर रहा है? अगर मुझे आम खास वो क्या हो गया, वो भूमि में चला गया। और जो रहती ज़मीन है उसमें भी नहीं कट रहा है। इसीलिए हम लोग को बहुत डर सताता है कि ऐसा स्थिति में हम लोग का अगर ज़मीन लूटा जाएगा, क्योंकि जल जंगल ज़मीन हमारा भाषा संस्कृति में जुड़ा हुआ है, अस्तित्व जुड़ा है। अगर ये चला जाएगा ना तो पूरी तरह से हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को डर सताता है। अगर अभी यहाँ पर जो जल जंगल ज़मीन की बात करेगा उसी को हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। आपका क्या चुनावी एजेंडा है? आप क्या एक जनप्रतिनिधि से, आने वाले जनप्रतिनिधि से किन उम्मीदों के साथ आप वोट करेंगे? हम लोग का जाति आवासीय भी नहीं काट रहा है, नहीं बन रहा है। रसीद ले जाते हैं, ऑनलाइन में भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन भी नहीं किया हुआ है, और फिर ऑफलाइन से भी नहीं बन रहा है। तो बच्चों का ज़िंदगी कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोग मतलब चिंतित है। हम तो मतलब हम लोग चिंता कर रहे हैं कैसे हम लोग इसको ही करेंगे। और हम लोग जाति आवासीय बच्चों का पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए हम लोग के लिए जाति आवासीय का ज़रूरत तो होगा। हम लोग उसका भी नहीं बन पा रहा है। इसीलिए हम एक रोज़ हम बोले थे कि जाति आवासीय नहीं बन रहा है, तो उसको जमा किए थे, उसको भी नहीं किया और उसको किनारे कर दिया। और उसके बाद हम बोले कि ठीक है, हम सब राशि सब जमा किए हैं, फिर भी आप नहीं किए। इसीलिए हम चापली का ये हारमाला बना के हम ले जाएंगे और उन लोग को पहनाएंगे। सो हम तैयारी किए थे, लेकिन हम नहीं गए। नहीं, वैसा मत कीजिए बोल के बोला और नहीं किए। नहीं तो हम तो उसको ले जाते और उसको हम हारमाला पहनाते। वैसा हमको दिमाग। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ खूंटी लोकसभा जो जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व है, और आदिवासी ही सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और मुंडा जनजाति की यहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है।
और कैंडिडेट्स भी मुंडा ही हैं। तो जब आदिवासी नेता होते हैं, आदिवासी उम्मीदवार होते हैं, तो वो आदिवासियों के साथ क्या सामंजस्य बिठाते हैं? आपको लगता है कि नेता और आबादी या जनता, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है? वैसे तो देखा जाए तो एक खाई ही है। कोई नेता अगर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक जातिगत समीकरण को लेकर चलने से ऐसा कोई दशा दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जातिगत समीकरण से जनता का भला नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है। हाँ। आपको लगता है कि अगर खूंटी लोकसभा इस 2024 के लोकसभा चुनाव से क्या परिवर्तन देख सकता है? देखिए, इसमें परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो यहाँ पूंजीपतियों का राज पूर्णतः स्थापित हो जाएगा, जो कि आदिवासियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती है कि जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर और इनके जो मालिक आदिवासी हैं उनको ज़मीन से बेदखल कर देना चाहती है। ये उनके कर्मों से पता चल जाता है। आपको लगता नहीं कि पूंजीपति आएंगे तो आपकी पूंजी भी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी तक कोई भी गांव देखिएगा तो विकास नज़र नहीं आता है, जबकि हम लोग को यहाँ शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत सुविधा हम लोग को ज़रूरत है, इसका व्यवस्था यहाँ नहीं दिखता है ज़मीन पर। क्या आप लोग कभी इस पर विचार करते हैं कि आपके विकास के लिए शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब तो बुनियादी सुविधाएं हर किसी को चाहिए, वो चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो। इसके अलावा अगर आप लोग से पूछे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने क्या मॉडल तैयार किए हैं, तो क्या पेश कर सकते हैं? हम लोग का पहले से ही मांग है कि जब भी हम कोई मेमोरेंडम देते हैं तो यहाँ पर हमारे आदिवासियों का ज़मीन तक पानी पहुँचाया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और हर पंचायत में, ब्लॉक में और जिला लेवल में, और इस तरह हर आदिवासी को नौकरी के रूप में लिए जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। तो नौकरी तो सबको दी नहीं जा सकती, हाँ ये ज़रूर है कि हर खेत में पानी ज़रूर पहुंचाया जा सकता है। हाँ, यही तो मेन मांग हम लोग को, ये पानी तक हर खेत में पहुंचाने का ये है। अब सब लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, तो कृषि में अगर आपको अपनी कृषि सुविधा में अगर आपको कोई एक बात, डिमांड रखनी हो तो क्या रखेंगे? अभी सर बताए कि हम लोग को लिफ्ट इरिगेशन दे, सही ढंग से हम लोग खेती करें, 12 मास खेती करें। वैसा हम लोग को लिफ्ट इरिगेशन करके, चाहे डीप बोरिंग करके, चाहे कहीं भी हरियाली होना चाहिए हम लोग को 12 मास। मतलब खेतों में भी हरियाली, जंगलों में भी हरियाली। हाँ, सब कुछ हरियाली होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये हरियाली, हरी धरती है, मुंडा धरती है, खूंटी लोकसभा क्षेत्र खूंटी, जहां सबसे ज़्यादा मुंडा वोटर्स हैं, मुंडा समुदाय के लोग हैं और उम्मीदवार भी मुंडा हैं। देखते हैं इस बार किस्मत किनकी खुलती है। खूंटी जिला काफ़ी मशहूर रहा है, मशहूर इन अलग अलग नज़रियों में, सिर्फ इस वक्त लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के नज़रिए से नहीं, अगर जिलों के आंकड़े के हिसाब से हम बात करें, जिलों के प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो आज से तकरीबन 5 वर्ष पूर्व तक यह देश के सबसे उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक था। हालांकि आज उग्रवाद की स्थिति बदल गई है, पर जनता की स्थिति यथावत बनी हुई है और इसके साथ साथ कुछ नए मुद्दे और कुछ नए चीज़ें उनके मन में समा गई है।
अगर राजनीतिक हिसाब से हम बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा का यह गढ़ रहा है, जो आदिवासियों के बड़े लीडर थे और संविधान सभा में के सदस्य भी थे। जयपाल सिंह मुंडा मुर्गा छाप, नगड़ा छाप यानी झारखंड पार्टी से जीत करके जाते थे और आज परिस्थितियां बिल्कुल उस समय की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। एक आंकड़े और भी बड़े दिलचस्प हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र से जो गैर भाजपाई उम्मीदवार जीते हैं वो ईसाई समुदाय से है, क्योंकि यहाँ 60% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें 27% आबादी ईसाई समुदाय की है। तो गैर भाजपा जो उम्मीदवार रहे, यानी हम कड़िया मुंडा की बात करें या एक बार के टर्म की अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा की, कड़िया मुंडा यहाँ से 7 बार जीतकर जनसंघ के दौर से वो यहाँ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन अब अगर गैर भाजपाई उम्मीदवार या सांसद की बात करें तो यहाँ से ईसाई सांसद ही जीत कर रहे हैं, यानी बीजेपी की पार्टी को छोड़कर। तो क्या ऐसे दिलचस्प आंकड़े हैं? चलिए लोगों की बातें भी सुनते हैं और उनकी बातें भी समझते हैं। इस चुनावी सफर में हम कर्रा ब्लॉक के, खूंटी लोकसभा के कर्रा ब्लॉक के जबड़ा गांव में है। यहाँ गांव में एक तरफ महिलाएं बैठी है, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हैं। महिलाओं की और पुरुषों की चुनाव से संबंधी, अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित एक अलग अलग विकास की परिकल्पनाएं होती है। समझते हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं होंगी, पुरुषों की अपनी समस्याएं होंगी, कुछ अपनी राजनीतिक समझ होगी। बैठने की जो जगह इन्होंने चुनी है वो एक चापा नल के चारों तरफ ये बैठी हैं। मैंने इन्हें बैठने नहीं कहा, बस इन्हें यहाँ बुलाया कि एक जगह वो जमा हो जाएं ताकि मैं उनसे संवाद कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। ये आई यहाँ, जगह का चुनाव इन्होंने ही किया था, गांव वालों ने ही किया था और गांव के लोग यहाँ आकर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं। चापानल जो इस वक्त पानी का एकमात्र स्रोत है, गांव-गांव में चापानल हैं। कुएं भी कुछ इलाकों में हैं, लेकिन कुएं का साथ पूरे गर्मी भर नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे चापानल ने इस वक्त साथ छोड़ दिया है, इसमें बहुत कम पानी आता है और पानी के लिए महिलाओं को, घर के बच्चों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सुनते हैं इस चापानल की कहानी से ही। ये चापानल कब बना था? 2014 में। 2014 में। जी। पानी दे रहा है? नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो फिर घर का काम कैसे चल जाता है गांव वालों का? घर का काम तो ऐसे चलता है कि दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और दूर से लेके आते हैं, और दूर से ही लेके आते हैं। नहाने के लिए भी बड़ी तकलीफ है, नदी रहने से क्या होगा। यहाँ चारों तरफ तो नदी है, पर पानी अभी धूप में पूरा सूख जाता है। गर्मी के दिनों में सबसे बड़ी समस्या अगर आपके इलाकों में पूछी जाए तो क्या है? पानी, पानी चाहिए। पानी अगर जल बिना जीव कहाँ, इसलिए जैसे हम लोग को पानी तो जरूर चाहिए। हाँ, पानी तो चाहिए। सरकार हम लोग को कुछ व्यवस्था अच्छा से करे और पानी का सुविधा चाहिए। घर में कुछ तकलीफ ना हो पानी के लिए, यही चीज़ चाहिए। हर गांव में, मतलब हर घर में नल योजना चल रही है। आपके गांव में नल जल योजना की क्या स्थिति? सर अभी नल जल योजना चल रही है, पर वो भी आधा अधूरा है और वो भी सही ढंग से पाइप बिछाया नहीं जा रहा है, कहीं लीक हो रहा है। मतलब टंकी वगैरह खड़ी हो गई है? टंकी वगैरह भी अभी अधूरा है। अच्छा, मतलब पानी का काम अभी वो बंद सिर्फ है। कंस्ट्रक्शन हुआ है, जी हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। वो 2 टंकी का काम अभी पूरा हुआ है, उसमें बस पानी आ रहा है। अच्छा, कितनी आबादी है आपके इस जबड़ा गांव में? कितने लोग होंगे? आबादी अभी तो 800 से ज़्यादा है। और 800 लोगों के लिए कितना चापानल है, कितना कुआं है? चापानल ऐसे अच्छा वाला चापानल तो कम ही है, 4-5। कुआं गांव के बीच में
4-5 है। चलिए, ये तो पीने की बात हुई। अगर हम सिंचाई की बात करें तो, अगर खेती की बात करें तो सिंचाई की क्या व्यवस्था आपके गांव में है? सिंचाई के लिए सिर्फ एकदम मानसून पर हम लोग आश्रित रहते हैं। मानसून अच्छा साथ दिया तो सही खेती हुआ, और मानसून साथ नहीं दिया तो मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। सिर्फ हम लोग मानसून पर आश्रित हैं। क्या क्या खेती करते हैं आप लोग? यहाँ पर धान, मड़ुआ, उड़द खेती करते हैं, मतलब जो मानसून पर आधारित। जो मानसून पर आधारित है। और ऐसे का कुआं भी सूख जाता है। जो अभी का जो खरीफ फसल है, जो गर्मा फसल है, वो भी ठीक से उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंचाई का बेहद अभाव है यहाँ पर। अच्छा, चुनाव की घड़ी है, क्या ये चुनाव का ये मुद्दा क्यों नहीं बनता आपके इलाके में? क्योंकि मैं यहाँ से दूसरे इलाके में भी गया था, तो वहाँ भी सिंचाई की सुविधा को लेकर के या खेती की समस्याओं को लेकर के लोग बात कर रहे थे। तो ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता? अभी जो वर्तमान सांसद और विधायक हैं, जो कभी यहाँ हम लोग का गांव नहीं आते हैं। अच्छा जी, कभी भी नहीं। यहाँ के वर्तमान सांसद है अभी अर्जुन मुंडा, और विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा, कभी भी जबड़ा गांव नहीं आते हैं। तो फिर आप लोग वोट करने ही जाते हैं कि अभी वोट करने भी नहीं जाते? नहीं, नेता नहीं आते तो आप भी नहीं जाते? नहीं, वोटिंग करने तो जाते हैं, जाते हैं जी। मतलब वोट को लेकर आपकी क्या समझ कहती है कि ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है? हाँ, ये इस देश का उत्साह है, उत्सव है। आपके मन में क्या वोट को लेकर क्या धारणाएं रहती? पहला मकसद तो है, इस देश के नागरिक होने से हमें मतदान करने का एक अधिकार है, इस उद्देश्य से जाते हैं। दूसरा मतलब है कि जो अपना जो मुद्दा है, जो मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दा पर हम लोग वोट करते हैं। तो आपके क्या मुद्दे हैं? अभी तो वर्तमान में मुद्दा है कि जैसे भाजपा सरकार आदिवासियों का अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही है। मतलब कि जल, जंगल, जमीन को सबको एकदम अपने दोस्तों को, अपने व्यापारिक मित्रों को जैसे अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी इत्यादि लोगों को देने का, जितना भी हम लोग का जमीन है, जल, जंगल, जमीन है, उसको देने का एकदम उसका इरादा है। इसीलिए हम लोग यहाँ विस्थापन का समस्या झेल रहे हैं। 2010 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कांटी जलाशय के नाम पे जबड़ा में डैम बनने जा रहा है जी। उसका हम लोग 2010 से हम लोग विरोध कर रहे हैं। जल की समस्या आपके गांव में विद्यमान है, जमीन आपके काम नहीं आ रहा है क्योंकि सिंचाई नहीं है, तो कम से कम डैम बनेगा तो कुछ हिस्से तो सिंचित होंगे, कुछ तो जल की समस्या, संकट दूर होगा। जी, आपने सही क्वेश्चन प्रश्न पूछा आपने। डैम इतना ऊंचा, इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि जबड़ा गांव पूरा एकदम डूब जाएगा। तो उन लोगों को फायदा होगा जो जबड़ा गांव से पीछे जो दक्षिण उन लोगों को फायदा होगा। ये लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सरकार कोई कुछ कोशिश नहीं करती है, तो फिर या तो लघु सिंचाई के नाम से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चलाती है। तो ऐसे सरकार हम लोग के लिए सुविधा करे, चेक डैम जिससे हम लोग सिंचाई कर सके। ये तो बृहद डैम बन रहा है जी। देखिए, ये बड़ी मजेदार बात है कि झारखंड में जल की समस्या है, जमीन की समस्या है, क्योंकि जमीन उनके लिए उपजाऊ नहीं हो पाते, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की एक अलग संकट खड़ी है। लेकिन डैम के नाम पर ग्रामीण भड़क जाते हैं या डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें विस्थापन का डर सताने लगता है। कई बार इस बात की चर्चा होती है कि बड़े डैम की कॉन्सेप्ट, परिकल्पना झारखंड के ग्रामीण इलाकों की या गाँव की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ये बिजली के उत्पादन के काम आ सकती है या किसी दूसरे काम में यहाँ के बड़े डैम आ सकते हैं। इसलिए छोटे डैम के कॉन्सेप्ट को झारखंड में लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह पठारी इलाका है और छोटे छोटे डैम से झारखंड के गाँव का या इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है। गाँव के लोगों के लिए जो विकास के मॉडल तैयार किए जाते हैं, वो विकास के मॉडल शायद इन लोगों के जीवन में फिट नहीं बैठता, जिसकी वजह से ना ये विकास के साथ जुड़ पाते हैं, विकास कर पाते हैं, और ना ही ये विकास का समर्थन कर पाते हैं। क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कितने पढ़े हैं? 6वां पढ़े हैं। आगे की पढ़ाई? आगे पढ़े नहीं पढ़े हैं। क्यों छोड़ना पड़ा आपको? स्कूल नहीं थी या घर की परिस्थितियां नहीं थी?
नहीं, गरीब की वजह से पढ़ नहीं पाए हैं। तो क्या करते हैं फिर? अब सिर्फ खेती के बारे में पता चला कि खेती तो अच्छी होती नहीं है, फसल के लिए सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, तो फिर खेती सिर्फ मानसून की खेती से कितना आपका जीवन संभल पाता है? साल भर का खाने के लिए हो जाता है। अच्छा, और बाकी खर्चे के लिए क्या बा- करते हैं? बाहर जाते हैं काम? बाहर जाते हैं कभी कभार। अच्छा, जैसे मौसमी फसल होती है वैसे ही मौसमी काम होता है, मतलब हाँ, मानसून में अपना काम कर लिए, फिर बाहर कुछ दिनों के लिए काम पर चले गए। आप भी जाते हैं बाहर? नहीं जाते बाहर। कभी नहीं गए हैं? गए हैं, अब तो नहीं गए हैं। अच्छा, कहाँ गए थे? अच्छा, मतलब बाहर काम करने गए थे तो कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। मुंबई? हाँ। तो मुंबई में क्या काम किया? मुंबई में रहने का मन किया कि वापस गांव ही अच्छा लगा? अरे गाँव ही अच्छा लगा इसलिए आ गए। लोग भाग भाग के मुंबई जाते हैं, हाँ, आप मुंबई जाकर वापस लौट आए। हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा इसलिए आ गए। मतलब अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, अच्छा हाँ। काम नहीं मिल रहा था? काम नहीं मिल रहा है इसीलिए आए। अब भी गए थे मुंबई कभी? जी हाँ, गए थे। अच्छा, दोनों साथ ही गए थे? जी जी हाँ, तो क्या काम किया? लेबर कुली कर रहे थे। हाँ। बराबर पैसा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए चला आए गाँव में। अभी इधर जब खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना जो खाने पीने के लिए साल भर का रोजी रोटी हो रहा है। तो फिर वापस मुंबई जाने का मन नहीं किया? नहीं किया। बड़ी मुंबई की रंगीन दुनिया है, लेकिन उस रंगीन दुनिया में ये सीधे साधे लोग फिट नहीं बैठे, ये ने रास नहीं आई, ये वापस फिर अपने गांव लौट आए। चुनाव हो रहा है, पता है? नहीं तो ऐसे बात है। उसके कान नहीं सुनाई देता है। अच्छा, तो चुनाव हो रहा है, चर्चा हो रही है गांव में आप लोगों की, तो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातचीत होती है गांव में आप लोगों की? देखिए, हम लोग तो यही सोचते हैं कि हम लोग अच्छा सरकार बनाए और हम लोग अच्छा विकास करें, यही सोच रहे हैं। अभी तो नतीजा क्या होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। तो कुछ लोग बताते हैं कि नेता आप लोग की तरफ आते ही नहीं हैं, तो फिर जब नेता नेता तो नहीं आते हैं, अभी भी नहीं आए हैं। हाँ। एक भी दिन देखने नहीं आए हैं कि जबड़ा गांव कैसा है उसको। तो जब नेता नहीं आते हैं तो फिर आप लोग को पता कैसे चलता है कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप अपनी समस्याएं उन तक बता नहीं पाते होंगे? बताते हैं हम लोग, रोड का समस्या बताते, सब कुछ का समस्या बताते हैं उन लोग को। हम लोग खुद जाते हैं। अच्छा, वो नहीं आते तो आप चले जाते हैं? हाँ। तो क्या क्या समस्याएं हम जानना चाहेंगे आपके, सिर्फ आपके गांव के नहीं, आपके आसपास के इलाकों की? समस्या तो सर बहुत है। देखिए, आजकल कुआं भी सूख गया, चापाकल यहाँ आपका सामने है, ये भी खराब है। हिलाइए ना पानी तो पूरा खराब पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। और यहाँ गिरजा टोले में 3 गो चापाकल है, 3 गो में सब ही वैसा है। जल नहर भी एक ठो बना है वहाँ छोटा सा, और एक ठो बड़ा वाला बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। आसपास में स्कूल कितना दूर है? आसपास में तो बस यही स्कूल है। फिर तो इधर 7 किलोमीटर कर्रा जाना पड़ेगा। फिर इधर जुर्दा 5 किलोमीटर, फिर खुट्टी, फिर बिचना, दूर दूर है यहाँ स्कूल। नजदीक मतलब मिडिल स्कूल तक आपको 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा? हाँ, हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के लिए, हाँ, मतलब 7वीं के बाद, 7वीं के बाद आपको 7 किलोमीटर और जोड़ना होगा, तब आपकी, हाँ, तब 10वीं आपकी पूरी होगी। हाँ, तब 10वीं पूरी होगी। कितने लोग छठी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं? बहुत कोई छोड़ देते हैं, आने जाने का साधन नहीं होता है। गरीब के लिए तो साइकिल तक नहीं मिलता है, फिर पैदल भी आना जाने के लिए अभी थोड़ा सा सुविधा हो गया। पहले तो नदी था, नदी में पुल भी नहीं थी, तो नदी पार करने के बाद उधर जाते थे स्कूल। कभी कभी वर्षा ज़्यादा हो जाता था तो नदी भर जाता था, तो दिक्कत तो परेशानी तो स्टूडेंट लोग को झेलना पड़ता था। मजबूर करना पड़ता है स्टूडेंट के लिए, यहाँ नज़दीक में स्कूल नहीं रहने के कारण। आप वोट करते हैं दादा? वोट करते हैं। तो कहवा बार वोट कर रहे होंगे इस बार? अगर आप 2024 की वोट करेंगे तो उससे पहले तक आप कितना वोट किए? कम से कम 10-20 बार विधानसभा को मिला के? हाँ, सब मिला के 14-15 ठो दिए हैं। 14-15 जी हाँ। 14-15 बार आप वोट दिए। उतने बार वोट में आप कितनी बार नेताओं का भाषण सुने या नेताओं को आपने देखा जाना? 3 बार। 3 बार। जी। किस किस नेता को?
वही हम लोग का एक बार दिए थे दयामनी दीदी को, इसके बाद एक बार दिए थे ये कांग्रेसी को, क्या नाम भूल गए, ये चिकन होता कालीचरण को, और एक बार भूल गए उसको, लेकिन 3 बार दिए थे। मतलब अभी तक आप अपनी जिंदगी में यही 2-3 नेताओं को ही जान पाए हैं जो आपके इलाके में आए हैं, या जो हम दिए हैं, जो तीर धनुष में दिए, हाथ छाप में, बस उतने दिए हैं। और एक बार नगड़ा छाप में। वो तो बहुत पहले की बात। हाँ, इन्हीं होरो के जमाने के बाद में भी हुआ था एक बार सर, कि नहीं? बाद में भी नगड़ा छाप। हाँ, एक बार हुआ था। और उठा। तो जब वोट देते हैं तो वोट देने से पहले आपके मन में क्या चलता है कि जीतने का मन चलता है तो जीता ही नहीं। तो जीत हार तो उम्मीदवारों की होती है, जनता वोटरों की जीत हार होती है, ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो उसमें वही देते हैं वोट जिसमें जैसे नगड़ा हुआ, हाथ छाप हुआ, धन्नो हुआ, उस सब में देते हैं तो किधर किधर हो जाता है, लोग नहीं जाता है। तो कैसे होता है उसको तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। ऐसा आपके मन में भी चलता है? हाँ, हम लोग के मन में भी वैसे चलता है। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है और उस बात पर पूरी देश में चर्चा होती है कि वोट आखिर किधर घसक जाता है, किधर सरक जाता है। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। इस गांव में कितने लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी? 20-25 लोग नौकरी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं और जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, दोनों के बीच में चुनाव को लेकर क्या चर्चा होती है? खेती वाले लोग खेत का बात करते होंगे, नौकरी वाले लोग कहते होंगे कि तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, हाँ तो वेतन सुविधा नहीं बढ़ रहा है, वो लोग तो ऐसा बोलता होगा ना? हाँ, ऐसे बोलता है वो लोग। तो वो तो अपनी वेतन और सरकारी सुविधा की बात करते हैं, गांव वाले अपनी सुविधा की क्या बात करते हैं? खेती बाड़ी करके हम लोग पैसा कमाते हैं। खेती बाड़ी में इतना पैसा कमा लेते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ाने सिखाने में। अच्छा, आप लोगों को अपनी जमीन अगर विकास के लिए देनी पड़े तो देंगे? नहीं देंगे सर। क्यों नहीं देंगे? हम लोग को खेती बाड़ी के लिए जमीनें नहीं होगा तो दूसरा लोगों को कैसे देंगे? बात सही है, लेकिन अगर आपको खेती ना करना पड़े, आपको नौकरी करना पड़े तो? इसीलिए जमीन को नहीं बिक्री करेंगे, उसी से करेंगे हम लोग खेती बाड़ी। ठीक है। कुछ युवाओं से समझते हैं जो नई पीढ़ी के हैं। थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं सर, छोटा मोटा जी। क्या जॉब है आपका? मेरा ये होम गार्ड में करते हैं अभी फिलहाल में। गांव के हालात कैसे देखते हैं आप? अरे गांव के हालत बहुत गंभीर है सर। देखिए यहाँ का सही शिक्षा भी नहीं मिल रहा है और सही मतलब कि गांव की उन्नति भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ बेरोजगार के कारण प्लस यहाँ क्या स्कूल भी अब है। जैसे तभी एक भाई ने बताया कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ेगा, और यहाँ का सिचुएशन जो है ना, जो सही से टीचर भी यहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर सही परिवार मतलब कि क्या बोलते हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चा लोग को। तो क्या होगा, थोड़ा गांव को फिर परिवार को भी ध्यान देना होगा ना, बच्चा के ऊपर भी ध्यान देना होगा, फिर परिवार को ध्यान देना होगा, फिर माहौल के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, तब ना आगे जाके विकास होगा, गांव की उन्नति होगी। अगर कोई अभी ऐसे आए, ऐसे झूठ झकाड़े बैठे हैं शांत आत्मा में, अगर कोई भी अगर शिक्षित आदमी रहे तो इस माहौल थोड़ा आगे होगा ना, बिल्कुल आगे होगा। इस तरह की सोचनी की होगी और इस तरह का मैंने करने से क्या बोलेंगे, रोजगार, बेरोजगार और जो ये चल रहा है वो बदलाव होते जाएगा। अब वोट देते हैं? पहली बार देंगे या दूसरी बार?
तीसरी बार हो जाएगा। तीसरी बार हो जाएगा। हाँ सर। तो वोट देने से कुछ बदलाव होता है, ऐसा आपके मन में चल लगता है? बदलाव तो होना चाहिए सर। नहीं, होना चाहिए नहीं, होता है कि नहीं होता है? होता है, पर वही हम लोग तो देखिए गांव देहात के आदमी लोग क्या सोचता है कि गांव में विकास हो, है ना, और सरकार अपना देखती है, हम लोग को देखती नहीं है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार को जब वोट देते हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ करे, है कि नहीं? यही ना चाहिए। जैसे कुछ भी काम करने जाते हैं बाहर, मतलब महंगाई जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। हम लोग मजदूरी करने जाते हैं, 1 रुपया 2 रुपये कम मान के चलिए बढ़ जाता है, और महंगाई ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी पेट्रोल का दाम देखिए, हर चीज़ का दाम बढ़ जा रहा है, और हम लोग के लिए जैसे काम करने जाते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता है, लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और गांव देहात का लोग तो यही चाहेगा कि गांव में थोड़ा सा विकास हो, और जब शहरों को देखते हैं और अपने गांव को देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कमियां पाते हैं? अपने सर शिक्षा ही है। शिक्षा है। हम्म। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर विकास का रास्ता मतलब कि तय करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, पहाड़ चढ़ने जैसा हो हाँ, जाएगा। और अगर शिक्षा हो जाए तो सपाट मैदान में दौड़ने जैसा हो जाएगा। हाँ, वही बात है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अभी तो इंटर कंप्लीट किए। अच्छा, इंटर कंप्लीट किया और इसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं? हाँ सर, घर में ही है अभी तो। अच्छा, हाँ, आगे क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सोचे नहीं है। हाँ, अग्निवीर बनने का मन नहीं करता? करता है, पर क्या बोलेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो। मतलब चूंकि इस इलाके में आर्मी में जाने का बड़ा क्रेज रहा है, तो लोग आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं? करते हैं। हाँ, मान के क्या बोलते हैं कि गांव देहात में सबसे ज़्यादा फर्स्ट में युवाओं का चॉइस रहता है कि आर्मी में ही जाने का चॉइस रहता है, और चीज़ को कर नहीं पाते हैं ना। और पुलिस और आर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा जाने का मतलब कि दिल में रहता है, पर कोई सक्सेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। उसका बीच में भी कुछ कारण हो सकता है ना, ऐसे ही। अच्छा, आपके वर्तमान सांसद के कामकाज का हम अगर बैलेंस शीट लें तो आप कितने संतुष्ट हैं और कितना उनसे और परफॉर्मेंस चाहेंगे? संतुष्ट तो हैं अभी, जो अभी हेमंत सोरेन सरकार है उसके हिसाब से। अभी फिलहाल तो जेल में है, पर फिर भी संतुष्ट हैं लगभग। हाँ, देश में एक बड़ा सा मंदिर बना है, सुना है आप लोगों ने उसके बारे में? एक बहुत बड़ा मंदिर बना है, पूरी देश में उसकी चर्चा है। बाबा, सुने हैं आप? हाँ सर, हम तो नरेगा में काम करते हैं। नरेगा का काम निकाले हैं कुआं। अभी वो दादा जो बोले कुआं निकाले हैं, पत्थर को 5 फीट मिट्टी मिला, 5 फीट के बाद 13-14 फीट तक पत्थर कोड़ रहे हैं। तो इसलिए नरेगा का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई सुविधा हमको तो सरकार को जो चुनेंगे उसका उपलक्ष्य में हमको सफल मिले। जो चुनाव में मिल रहा है तो उसको जो हमारा काम करेगा उसी को देंगे। फिर हम तो इतनी सी बात खत्म करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। आप अपने मन की बात कह गए मेरे सवाल से हट के। देश में एक बहुत बड़ी मंदिर बनी है जिसकी पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में चर्चा है, उसके बारे में सुना है आपने? सर, चर्चा तो सुने हैं कि अभी चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सरकार उड़ रहे हैं, लेकिन हमको जो मान करता है उसी को देंगे। मैं जो हम मन में सोचे हैं, जिस सरकार को मैं चुना हूँ उसी को देंगे। बिल्कुल, हम भी नहीं जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है, आपने मन में किनको चुना है, लेकिन बस ये सवाल सुनना दिलचस्पी है कि क्या उसकी चर्चा होती है गांव में? बहुत कम लोगों को पता है सर उसके बारे में। हाँ सर, बहुत कम लोग पता है। मोबाइल सब देखता है, बस वही लोग को पता है, और लोग को पता नहीं रहता है ना। एक न्यूज भी वैसा नहीं आ पाता है इधर गांव देहात में, तो फिर न्यूज देखेगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? जो वो मोबाइल में देखता है वो लोग को पता है। राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, राम, ये गांव वालों से सुनना चाह रहा था कि कितने लोगों को इसकी जानकारी है या नहीं? जो लोग मोबाइल में देखता है वो लोग को पता है, और नहीं देखता है वो लोग को नहीं पता है। सिंपल सा बात है। और मोबाइल कितने लोगों के पास? काउंट तो नहीं किए, कैसे बता सकते? हर घर में है? हाँ, होना चाहिए लगभग। स्मार्टफोन कोई लोग के घर में तो नहीं होगा, कि सब लोग तो बराबर नहीं है ना, इसीलिए।
चलिए, आपके घर में स्मार्टफोन है? नहीं है सर, मोबाइल तो है पर वैसे नहीं देखते हैं यूज। अच्छा, ठीक है। चलिए, और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन इनके चर्चा में वो शामिल नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरदुगन धान। हम कांटी जलाशय योजना का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। है ना? तो वहाँ पर जैसे आपका इतना अच्छा, आप बताइए। क्या उस डैम के बनने से गांव वालों का क्या नुकसान और फायदा होगा? गांव वालों का सब सारा चीज़ सर यह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर ज़मीन है और वहाँ का ज़मीन सारा डूब के पार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देहात में रह करके हम लोग तो खेती बाड़ी का करते हैं, तो हम लोग आश्रित खेती बाड़ी कृषि से भी मिलते हैं। और फायदा? फायदा कुछ नहीं होगा, हम लोग का ज़मीन ही डूब जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। बात बिल्कुल सही है आपकी कि आपकी ज़मीन डूब जाएगी तो आप कहाँ रहेंगे। इस सवाल का जवाब शायद फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर लड़ाई ज़मीन की है, चाहे वो अपने गांव की, अपनी पुश्तों की ज़मीन की लड़ाई हो या फिर राजनीतिक ज़मीन की लड़ाई, जिसमें उस राजनीतिक ज़मीन में अपने कब्जे की कुर्सी की लड़ाई है। ये आम चुनाव है और यहाँ आम चुनाव में आम मतदाता, आम लोग सबसे अहम है, जिनसे हम बातें कर रहे थे। दूसरे इलाकों में चलेंगे, वहाँ के लोगों के मन में क्या चल रही है, उन लोगों का क्या मुद्दा है, वो किस बातों से डरे हुए हैं या किन बातों पर अपना वोट तय करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूंटी लोकसभा को समझने के लिए ना सिर्फ जनता बल्कि इस क्षेत्र में जो आंदोलन में सक्रिय रहे उनकी भी राय ले लेते हैं या उनकी समझ भी हम समझ लेते हैं। हमारे साथ है दयामनी बारला, जो कोयलकारो आंदोलन से लेकर के अब तक अलग अलग आंदोलन से इस क्षेत्र से जुड़ी रही। ना सिर्फ ये इस क्षेत्र में आंदोलन करती है बल्कि यह क्षेत्र इनकी मातृभूमि भी है। पत्रकारिता से भी जुड़ी रही, इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के ना सिर्फ जनता को समझती हैं बल्कि यहाँ की मिट्टी और आबो हवा को भी समझती होंगी। दयामनी जी, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हमने लोगों से बात की, क्षेत्र के उनकी आवश्यकताएं, आकांक्षाओं पर भी हमने बात की। क्या लगता है कि इनकी उम्मीद और आशाएं संसद के द्वार तक कितनी पहुंचती है? आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनता की आशाएं और उम्मीदें और उनकी ज़रूरतें संसद के द्वार पर कितना पहुंचता है, तो मेरा ये जो जवाब होगा वो थोड़ा सा शायद लगेगा आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। अगर जनता का आशा, उम्मीद और उनकी जो आकांक्षाएं संसद के द्वार तक पहुंचती, तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय कड़िया मुंडा जी वो 40 साल तक रहे। उसके बाद अभी अर्जुन मुंडा आए हैं, वो 5 साल तक यानी 45 साल तक रहे। लेकिन आप पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो जनता के आवाज़ सवाल क्या है? जनता के सवाल है स्वास्थ्य का, जनता के सवाल है शिक्षा का, जनता के सवाल है उनके जंगल और ज़मीन का, जनता के सवाल है रोजगार का, जनता के सवाल है उनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 12 लाख करीबी इस क्षेत्र में आपका खूंटी लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स हैं और उसमें से आपका 95% वोटर्स हैं आपका खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो जंगल और ज़मीन से जिनकी जीविका चलती है। तो अगर आप इतने लंबे समय तक आदिवासी बहुल इलाका और ये खूंटी लोक संसदीय क्षेत्र में आप सत्ता में बैठे हैं, तो आज एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए था। एक एक गांव में आज डॉक्टर और नर्स होना चाहिए था।
एक एक गांव गांव में आज की तारीख में जिस तरह से हम लोग मानव श्रम को सशक्त करने की बात करते हैं, तब मानव श्रम जब सख्त होता है तब देश आगे बढ़ता है, देश का विकास होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में खूंटी के पूरब में आप जाइएगा, खूंटी से आपका 10 किलोमीटर अंदर में जाइएगा तो अपना जो हमारा, हमको गर्व है अपने मातृभाषा पर, मुंडारी पर, लेकिन आज की तारीख में विकास की दौर की बात करेंगे तो हमको उनके कंपटीशन में भी खड़ा होना पड़ेगा जो अंग्रेजी बोलता है, जो यहाँ पर पूरे देश विदेश का भाषा बोलता है। तो अगर हमारा ये पूरे एक ऐतिहासिक संसदीय सीट है तो हमारे खूंटी शहर से 10-15 किलोमीटर अंदर में हिंदी भाषा लोग नहीं बोल सकते हैं। ये दुखद बात है। तब ऐसे समय में आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनता के आवाज संसद के दरवाजा तक पहुंचता है कि नहीं, नहीं पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल आज तक जनता को लोग करते आए हैं। अच्छा, उद्योग धंधे की अगर हम बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में मतलब कंप्लीट लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सिमडेगा का भी कुछ हिस्सा है, कुछ संभावना या दिखाई नहीं देती है, या कोई ऐसी कोई उद्योग नहीं है जहां से लोगों का सीधा संबंध हो, उत्पादक के रूप में ही सही। देखिए, जहाँ तक उद्योग धंधे की बात आप करेंगे तो उद्योग धंधे का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब बड़ा बड़ा कारखाना बनाने से ही मैंने देश से राज्य का विकास नहीं होता है, या तो बड़ा बड़ा डैम बना दीजिएगा उससे केवल आपका विकास नहीं होता है। उद्योग धंधा का मतलब होता है आप ये मैंने खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लह का उत्पादन ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र में होता है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कई आपका मुरहू इलाके में कई लह का फैक्ट्री था, वो बंद हो गया, उसको आप जिंदा नहीं रख सके। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ही आपका वहां पर और भी छोटे छोटे उद्योग लोगों ने जो वनोपज के आधार पर वो लोग लगाने का कोशिश किया था, लेकिन वो तमाम जो उद्योग था वो बंद हो गया। हम लोग लगातार बात बोलते रहे कि यहाँ पर कुटीर उद्योग खड़ा किया जाए। आप गांव-गांव में जाके देखे, बांस पूरा जंगल भरा हुआ है, आप उसे कुटीर उद्योग करते। आज यहाँ पर जितने भी मतलब आपका कटहल है, लाहा है, वहाँ से आप जितने भी ये जो क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप यहाँ बैठाते तो ये पूरे राज्य का एक रोल मॉडल ये आपका खूंटी लोकसभा क्षेत्र बनता। लेकिन अर्जुन मुंडा 3 साल तक इस राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 साल तक 3 टर्म वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और फिर यहाँ का सांसद भी है, जनजातीय मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, और जो 3 टर्म जो मुख्यमंत्री रहे उस समय भी उन्होंने इस इलाके के लिए, झारखंड के लिए कुछ नहीं किया तो सिर्फ यहाँ पर आर्सलन मित्तल को लाने का काम किया। उन्होंने लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ वो मैंने एग्रीमेंट करके 25,000 एकड़ जमीन, यहाँ का उपजाऊ जमीन को आर्सलन मित्तल को स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए वो देने का कोशिश किया। ये जो जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ये आंदोलन का क्षेत्र है। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने पूरी तरह से अर्जुन मुंडा को यहाँ से खदेड़ दिया और यहाँ से आर्सलन मित्तल को भी खदेड़ दिया। लगातार यहाँ की जनता बोलते रही है आप हमारे लिए छोटा छोटा यूनिट बैठा दीजिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए बैठा दीजिए। आप यहाँ का बालू घाट की बात करते हैं, ये 5वां अनुसूची, आप ये जो कोयल नदी, कारो नदी बह रही है या लंबा चौड़ा, और इसी क्षेत्र में कोयल नदी भी बह रही है। यहाँ का अगर 5वें अनुसूची में ग्राम सभा को मिनरल्स, माइनर मिनरल्स पर अधिकार है तो यहाँ का बालू घाट को जनजातीय मंत्री जो अभी अर्जुन मुंडा है उनको यहाँ का 5वें अनुसूची के तहत, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को लीज में देना चाहिए था। यहाँ का जितना भी वनोपज है उसके उन तमाम वनोपज पर ये जनजातीय मंत्री को यहाँ का वनोपज पर मालिकाना हक देना चाहिए था, बाजार में हक देना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जहाँ पर उद्योग की बात है, उद्योग तो यहाँ पर से आप देखिएगा 30 किलोमीटर दूर है।
एचईसी में यहाँ का बड़ा सा कारखाना है, आपने उसको मरा दिया, आप जमीन दे दिया, लोग 32,000 लोग वहां से विस्थापित हुए और 20 साल के बाद एचईसी मर गया। अब एचईसी पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है। मैं उस विकास की बात हम लोग यहाँ के लोग करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, जो पर्यावरण को संरक्षण रखने की बात करती है, खेती बाड़ी को संरक्षण रखने की बात करती है, कोयल नदी, कारो नदी और जितने जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करने की बात करती है, और यहाँ का भाषा संस्कृति के साथ विकास करने की बात करते हैं हम लोग। लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं किया। खास करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पर 40 साल 45 साल तक रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो यहाँ का अभी प्रत्याशी भी है, उन्होंने पूरे खूंटी क्षेत्र में और पूरे राज्य में एकलव्य स्कूल बनाने का काम किया। और खूंटी जिला ऐसा जिला है जहां पर आपका गंगाराम कलौंडिया जो हो समुदाय से आते हैं, उनका शहादत हुआ। इसी आपका लोकसभा क्षेत्र में आपका पोटा हो भी थे, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाते, गंगाराम कलौंडिया के नाम से बनाते, बिरसा मुंडा के नाम से बनाते। और ये सिमडेगा में आपका तेलंगा खड़िया जो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, उनके नाम से आप यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते। तो यहाँ का आदिवासियों का संघर्ष, आदिवासियों का भाषा और संस्कृति को आप आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन आपने एकलव्य स्कूल खोल के सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे खूंटी लोकसभा के सिक्के के लोगों का ही क्या बोलते हैं, इतिहास को मिटाने की काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड का इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दयावनी बारला से सुन रहे थे, यानी उद्योग की संभावना अगर इस इलाके में या झारखंड के किसी भी हिस्से में अगर आप देखते हैं तो वो वहाँ के बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योगों में लोगों के लिए ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं बन सकती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है चतरा और दूसरा खूंटी। खूंटी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ के मतदाताओं की संख्या 13,20,000 है, जो सबसे कम है। लेकिन सबसे कम मतदाता वाली इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड के अर्जुन मुंडा और कालीचरण सिंह मुंडा, यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच यहाँ सीधी फाइट है। यह चुनावी समीकरण है, पर मतदाता क्या चाहते हैं, मतदाताओं की क्या उम्मीदें हैं, कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी है, यह सब कुछ हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। यहाँ की जनता जल जंगल ज़मीन आधारित विकास चाहते हैं, यानी उनकी ज़मीन, उनके जंगल, उनके खेत और ये पूरी हरियाली बनी रहे इस क्षेत्र की, पर इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी चाहते हैं। कैसे मुमकिन है, या तो उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इसके रास्ते तलाशने होंगे। पर इतना ज़रूर है कि जंगल और ज़मीन, इन्हें दोनों चीज़ें खोने का डर सता रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में। इस डर का परिणाम क्या आएगा, देखते हैं चुनावी नतीजों में क्या निकल कर आता है। लेकिन हमारे सहयोगी विकास कुमार और मैं सुरेंद्र सोरेन आपको अगली बार किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे, जहां की रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाएंगे इस चुनावी भ्रमण के कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।